डॉक्टर वीरेंद्र कुमार झा, व्याख्याता व्याकरण, राजकीय आचार्य संस्कृत महाविद्यालय चिराना। शास्त्रीय द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए व्याकरण शास्त्र द्वितीय पत्र। छात्रों, हमने पूर्व में अध्ययन किया है कि पहले की कक्षाओं में व्याकरण शास्त्र द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए द्वितीय पत्र में भुआदिगण, अदादिगण, ज्योत्यादिगण आदि ये जो भाग है उत्तरार्ध का, व्याकरण सिद्धांत कौमुदी उत्तरार्ध का, सिद्धांत कौमुदी तृतीय भाग, उसका अध्ययन हम कर रहे हैं। और मंगलाचरण के अध्ययन के बाद 10 लकार के बारे में आचार्य ने बताया। तत्रादो 10 लकाराः प्रदर्शन्ते। तो लकार के बारे में हमें ज्ञान कराते हुए आचार्य ने इसका उपदेश किया है। लट, लिट, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग, लिंग, ये 10 लकार हैं। और कहते हैं येषु पंचमो लकार छंदो मात्र गोचरः है। इसमें 5वें जो लकार हैं उसका प्रयोग वेदों में होता है। ध्यातव्य है इसमें हमें देखना है कि आचार्य भट्टो जी ने इन लकारों को टित लकार और ङित लकार इन 2 भागों में विभक्त किया है। आप देखें, लट में ट है, लिट में भी ट है, लुट में भी है। इस तरह से हम देखते हैं आदि के जो 6 हैं इसमें ट की संज्ञा हुई है और अंत में जो 4 हैं लंग, लिंग, लुंग, लिंग, इसमें ङ की संज्ञा है। तो ये जो लकार है इनको 2 भागों में उन्होंने विभक्त किया, टित लकार और ङित लकार। एक बात और भी है इसमें विचारणी, इन सब में वर्णक्रम आई उण ऋ इसका ध्यान रखा गया। जैसे लट में ए है, लिट में ई है, लुट में ऊ है। इस तरह से हम देखते हैं टित लकार में लोट तक फिर पुनः ए ई ऊ का क्रम रखा गया है लंग में, लिंग में, लुंग में और लिंग में। तो आचार्य भट्टो दीक्षित ने टित लकार और ङित लकार, टित और ङित के हिसाब से इन लकारों का विभाजन किया। किंतु महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी में इनको काल के हिसाब से लकारों का वर्गीकरण किया। उन्होंने लंग लकार, लिट लकार और लुंग लकार इनको एक तरफ रखा। इसके बाद भविष्य काल के लिए है लुट लकार और लिट लकार, और वर्तमान में लट है। उसके बाद लिंग और लोट ये विद्यार्थक के प्रकारवाची है, तो उनको उन्होंने अलग रखा। तो महर्षि पाणिनि ने लुंग, लंग, लिट ये भूतकाल, ये अर्थ भूतकाल को बताने वाले धातु हैं, इनको एक तरफ, और फिर उसके बाद लट वर्तमान कालवाची है। उसके बाद भविष्य काल है लिट और लुट। उसके बाद उन्होंने लिंग और लिंग, लोट के रूप में इस तरह से उन्होंने इसका वर्गीकरण किया। तो आचार्य भट्टो दीक्षित ने जहाँ टित और ङित करके इनका विभाजन किया, वहीं महर्षि पाणिनि ने अर्थक्रम को ध्यान में रखते हुए इन लकारों का उन्होंने प्रतिपादन किया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कालवाचक और प्रकारवाचक इन 2 भागों में इन लकारों को विभाजन किया। छात्रों, ये जो लकार है, हम लकार बोलते हैं, ये लट, लिट, क्योंकि इसमें ट की संज्ञा हलंतम से होगा, और लय में जो ए है उसको हम उच्चारणार्थक मानते हैं, उसकी हलंत उपदेश नासिक से संज्ञा होगी और तस्य लोपा से दोनों का लोप हो जाएगा, ट और ए का, उसमें लय हलंत बचता है, चाहे लट हो, लिट हो, लुट हो। तो धातु से जब हम लकार लाएंगे तो सभी में सिर्फ लय बचेगा। अब इन लय का अर्थ हम आगे सूत्रों के द्वारा निश्चित करेंगे और आगे हम पढ़ेंगे। तो सूत्रों को पढ़ने से पहले कुछ अन्वर्थ संज्ञक शब्द हैं जिसको जानना जरूरी है। व्याकरण के दृष्टिकोण से कुछ ऐसे शब्द आए हैं
जिसको जानना जरूरी है। अब हम देखते हैं इसमें सबसे पहला शब्द है विकरण शब्द। विकरण शब्द है, ये प्रत्ययबोधक, विकरण शब्द प्रत्ययबोधक शब्द है। प्रकृति प्रत्योर मध्य यह पतति स विकरण। प्रकृति और प्रत्यय इसके बीच में जो आता है, जिन प्रत्ययों का विधान होता है, उन प्रत्ययों को हम विकरण प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, जैसे भू धातु है, आगे जब हम प्रक्रिया बनाएंगे वर्तमान लट से लट लाएंगे, भू लट, लट के स्थान में तिप हुआ, अनुबंध लोप होकर के ती बचेगा, भूति। अब इसके बीच में तिप की सार्वधातु संज्ञा करेंगे तो कर्तरी शब्द से सप प्रत्यय होगा। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे एक तरफ प्रकृति भाग भू है जो धातु स्वरूप है, दूसरा है तिप जो प्रत्यय है। तो धातु, प्रकृति और प्रत्यय, अब इसके बीच में कर्तरी शब्द से सप प्रत्यय हुआ। भ्वादिगण में, दिवादिगण में स्यन होगा, स्वादिगण में स्नु होगा, तुदादिगण में स होगा, रुदादिगण में स्नम होगा, तनादिगण में उ होगा, क्रियादिगण में स्ना होगा और चुरादिगण में णिच होगा। और अदादि और ज्योत्यादि में सप होता है, कहीं उसको स्लु हो जाएगा, कहीं उसका लुक हो जाएगा। तो छात्रों हम देखते हैं कि प्रकृति और प्रत्यय, इसके बीच में जो प्रत्यय आता है, जिसकी उत्पत्ति होती है इन प्रत्ययों की, उसको हम विकरण प्रत्यय कहते हैं। तो अब हमें बोध हो गया कि विकरण प्रत्यय किसे कहते हैं। अंग्रेजी में इसको ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, जैसे इज, एम, आर इत्यादि हैं, वो सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, तो ये इसको सहायक क्रिया कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब। तो ये प्रकृति भाग और प्रत्यय भाग इसके बीच में आता है। इसी तरह से सकर्मक और अकर्मक, ये भी जानना, धातु के दो भेद होते हैं, सकर्मक धातु और अकर्मक धातु। सभी धातुओं को दो भागों में बांटा गया है, कुछ सकर्मक होंगे, कुछ अकर्मक होंगे। सकर्मक छात्रों, सबसे पहले में ये जानना है कि धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। धातु के अर्थ दो होते हैं, फल और व्यापार। व्यापाश्रय, व्यापार के जो आश्रय होते हैं, व्यापाराश्रय को हम कर्ता कहते हैं, और फलाश्रय को, फल के जो आश्रय होते हैं उसको कर्म कहते हैं। अर्थात फल जहाँ रहता है, फल का जो आश्रय है उसको हम कर्म कहेंगे, और व्यापाराश्रय, व्यापार के जो आश्रय हैं उसको हम कर्ता कहेंगे। तो कर्ता और कर्म क्या होता है, जब कर्ता और कर्म दोनों एक जगह ही हो, फल समानाधिकरण, व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम, अकर्मक उसको कहते हैं अगर व्यापार भी उसी में है और फल भी उसी में है, तो ऐसी धातुओं को हम क्या कहेंगे, अकर्मक धातु कहेंगे। लेकिन अगर फल व्यधिकरणत्वम, फलाश्रय कहीं और है और व्यापाराश्रय कहीं, व्यापाराश्रय कहीं अन्यत्र है, तो उसको हम सकर्मक कहते हैं। फल व्यधिकरण व्यापारवाचकत्वम सकर्मकत्वम और फल समानाधिकरण व्यापारवाचकत्वम अकर्मकत्वम, ये दो परिभाषा है सकर्मक और अकर्मक की। जैसे रामः पुस्तकम पठति, उच्चारणानुकूल व्यापार जो है वो राम में है, और पुस्तकम पठति, जो पढ़ता है, पुस्तक को पढ़ता है, तो फलाश्रय अन्यत्र है। लेकिन जब कहते हैं रामः सेते, तो शयन क्रिया का कर्ता, शयन क्रिया जो उसका आश्रय, और फलाश्रय उसका जो प्रभाव पड़ता है, जब सोते हैं, राम सोता है, तो सोना क्रिया का जो फल है वो भी राम पर भी है, सोता भी वही है और उसका जो फल है वह भी उसी पर है। तो इस तरह से सिंह धातु जो है वो अकर्मक है, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक
और अकर्मक, इन दोनों को जानना जरूरी है। कुछ धातु सकर्मक होते हैं और कुछ अकर्मक होते हैं। ऐसे ऐसे धातु जिनका अर्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व है, उसको हम सकर्मक धातु कहेंगे। और फल समानाधिकरण व्यापार वाचकत्व अगर उसमें है तो धातु अकर्मक कहलाएगा। फल और व्यापार ये दोनों जब कर्ता में आश्रय हो, फल और व्यापार ये दोनों कर्ता में ही आश्रित हो तो धातु अकर्मक कहलाता है। लेकिन फलाश्रय अन्यत्र है और व्यापाराश्रय अन्यत्र है तो उस समय हम उस धातु को सकर्मक धातु कहेंगे। तो अब हमें सकर्मक अकर्मक का ज्ञान हो गया। इसको पहचानने के लिए, अकर्मक धातु को पहचानने के लिए एक श्लोक है। अगर हम इसको सीख लेते हैं, जान लेते हैं तो हमें आसान होता है कि इन अर्थ वाले धातुओं को हम अकर्मक कहेंगे और इससे भिन्न जो है वो उन धातुओं को हम सकर्मक कहेंगे। इसके लिए श्लोक है, लज्जा सत्ता स्थिति जागरणम वृद्धि क्षय भय जीवित मरणम सैन्य क्रीड़ा रुचि दीप्त्यर्थम धातु गणम तम कर्मक माहु। तो लज्जा अर्थ वाले, सत्ता अर्थ वाले, स्थिति जागरण अर्थ वाले, वृद्धि क्षय भय जीवन और मरण, शयन क्रीड़ा रुचि और दीप्ति अर्थ वाले जो धातु हैं, इन अर्थ वाली धातु को आचार्य ने अकर्मक माना है। तो ये हमारे लिए सहूलियत होगी अगर इस श्लोक को हम ध्यान रखेंगे। तो जिन धातुओं का अर्थ लज्जा होगा, सत्ता होगा, स्थिति जागरण वृद्धि क्षय भय आदि, उन्हें हम अकर्मक मानेंगे और इससे भिन्न जो है उनको सकर्मक मानेंगे। तो छात्रों, हमें सकर्मक धातु और अकर्मक धातु इसका ज्ञान हो गया। हम संक्षेप में अगर ध्यान दें तो अगर फल धातु का दो अर्थ होता है, फल और व्यापार। व्यापार किसी अन्य में है, कोई और कर रहा है और उसका फल किसी दूसरे पे पड़ रहा है। जब भी हम कोई व्यापार करेंगे उसका कोई न कोई फल होगा और फल अगर कर्ता में ही है तो धातु अकर्मक कहलाएगा। और व्यापार तो कर्ता में है लेकिन फलाश्रय कहीं अन्यत्र है तो उसको हम सकर्मक कहेंगे। इस तरह से सकर्मक अकर्मक का जब हमें ज्ञान हो गया, अब भू धातु से हम, भू धातु का अर्थ सत्ता है, इस तरह से हम देखते हैं सत्ता अर्थ वाले धातु अकर्मक होते हैं तो भू धातु अकर्मक है, क्योंकि धातु पाठ में धातु सूत्र है भू सत्तायाम। भू धातु का अर्थ सत्ता स्वीकार किया गया है, भवनम भू। तो भू धातु से अब हम वर्तमान काल में लकार लाएंगे। तो वर्तमान काल में कौन सा लकार होता है, इसके लिए महर्षि पाणिनि ने सूत्र लिखा, वर्तमाने लट वर्तमान क्रियावृत्तिर धातु लट स्यात्। वर्तमान काल अगर धातु का बताना हो, क्रिया किस काल में हो रही है, अगर ये हमें ज्ञात करना हो, अगर उसमें ये पता हो कि वर्तमान काल में क्रिया जो है वर्तमान काल में हो रही है, ये बताना हो तो धातु से लट लकार लाएंगे। लट में ट की संज्ञा होगी और ए की भी उचित संज्ञा हो जाती है। लट में ल हलंत बसता है ल, तो लट ये ल का अर्थ वर्तमान काल हुआ, क्योंकि सूत्र वर्तमाने लट। अब सबसे पहले हम देखते हैं वर्तमाने लट में कितने पद हैं। तो वर्तमाने लट इस सूत्र में दो पद हैं, द्विपदमिदं सूत्रम। ये सूत्र दो पद वाला है, पहला पद है वर्तमाने और दूसरा पद है इसमें लट। वर्तमाने जो है ये सप्तम्यंत पद है और लट जो है ये प्रथमांत पद है। तिङंत प्रकरण है और तिङंत प्रकरण में जितने भी प्रत्यय होते हैं, ये लट भी प्रत्यय है, लकार प्रत्यय है कहलाता है, प्रत्यय है। ये सब धातुओं के अधिकार में इसका पाठ किया गया है।
धातु सूत्र के अर्थात ये जो लट लकार आएगा ये धातु से आएगा, और धातु से पहले आएगा या बाद में आएगा। तो जैसे धातु का अधिकार है ऐसे ही प्रत्यय परश्च इसका भी अधिकार है। अर्थात ये जो लट प्रत्यय है ये धातु के बाद में आएगा। प्रत्यय अर्थात धातु से क्या हो तो प्रत्यय होगा। प्रत्यय कहाँ होगा? प्रकृति से पूर्व में होगा या पर में होगा। इसकी भी व्यवस्था कर दी गई। परश्च प्रत्यय, धातु से प्रत्यय तो होगा लेकिन वो धातु के बाद में होगा। प्रत्यय परश्च तो धातु के पर में होगा। इस तरह से अर्थ ये हुआ कि अगर क्रिया का अर्थ वर्तमान काल बताना हो तो धातु से हम लट लकार लाएंगे, और लट में ले बचा, भू और ले, ये स्थिति बनी। छात्रों एक और चीज है जिसके बारे में हमें थोड़ा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। वर्तमान काल। अब वर्तमान की क्या परिभाषा है? वर्तमान हम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है प्रारब्धात् अपरिसमाप्ति वर्तमानम। अर्थात क्रिया तो आरंभ हो गई है लेकिन उसकी समाप्ति अभी नहीं हुई है, क्रिया हो ही रही है, तो उसको हम क्या मानते हैं? वर्तमान काल है। जैसे हम खाना खाने के लिए बैठते हैं, खाना खाना आरंभ करते हैं और 10 मिनट तक या 15 मिनट तक हम खाना खाते हैं। उस वक्त अगर कोई पूछता है क्या करते हो तो खाना खाता हूँ, खा रहा हूँ। तो क्रिया अभी आरंभ हुई है लेकिन समाप्त नहीं हुई है। इसी बात को यहाँ पे परिभाषा के द्वारा कहा जा रहा है प्रारब्धात् अपरिसमाप्ति वर्तमानम। क्रिया आरंभ हो गई है लेकिन वो समाप्ति नहीं हुई है। जब तक समाप्त नहीं होती है वो जो अवधि है मध्य का वो वर्तमान कहलाएगा। अथवा एक परिभाषा और भी है वर्तमान का, भूत भविष्य तो प्रतिद्वंदी वर्तमान काल। जो भूतकाल नहीं है, भूत भिन्नम और भविष्यत भिन्नम हुआ। जो भूतकाल से भिन्न है अथवा भविष्यत काल से जो भिन्न है उनको हम वर्तमान काल कहते हैं। इस तरह से वर्तमान का अर्थ भी हमें ज्ञात हो गया। अब जब भू धातु से लट लकार आया, लट में ले बचा। अब ले का क्या अर्थ होगा? किन अर्थों में ये लकार आया? तो कहता है लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। अभी हमने पढ़ा था धातु सकर्मक और अकर्मक दो तरह के धातु होते हैं। अगर सकर्मक धातु से लकार आता है तो लय का अर्थ कर्ता और कर्म होगा। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। लकाराः सकर्म केभ्य कर्मणि कर्तरि च सु अकर्म केभ्यो भावे कर्तरि च। तो सूत्र का अर्थ है ये जो लकार हैं लट लिट लुट लिट लेट लोट लंग लिंग लुंग लिंग, ये सभी लकारों के लिए कहा है कि ये सकर्मक धातु से होंगे तो लकार का अर्थ लय का अर्थ कर्ता और कर्म होगा। और अगर ये अकर्मक धातु से होते हैं तो उसका अर्थ कर्ता और भाव होगा। तो अब हम सूत्र में कितने पद हैं इसके बारे में देखते हैं। लह कर्मणि च भावे चा कर्म केभ्य। इस तरह से हम देखते हैं अनेक पदमिदम सूत्रम। जो सूत्र है इसमें एक दो नहीं, दो से अधिक पद हैं, इसलिए उसको अनेक पदमिदम, ये जो सूत्र है अनेक पदात्मक है। इसमें से लह पद जो है ये प्रथमा बहुवचनांत है। कर्मणि जो है ये सप्तम्यंत है। च जो है ये अव्ययबोधक अव्ययवाची पद है। भावे जो है ये सप्तम्यंत पद है। और दूसरा द्वितीय चकार भी है, चा कर्म केभ्य में च है, ये भी अव्यय पद है। अकर्म केभ्य ये पंचम्यंत पद है। और इस सूत्र में कर्तरी कृत से कर्तरी पद का अनुकर्षण होता है, अनुवृत्ति आती है उसकी। तो अनुवृत्ति उसको कहते हैं
जब भी कभी पूर्व सूत्र से कोई पद उत्तर पद में आता है उसको अनुवर्तन अनुवृत्ति कहते हैं, और उत्तर सूत्र से जब पूर्व सूत्र में कोई पद आता है तो उसको कहते हैं अपवर्तन। ये अपवर्तन हर जगह नहीं होता है, अनुवर्तन तो हम करते हैं आवश्यकता अनुसार, लेकिन अनुकृष्ट अनुवर्तन जो है वो सर्वत्र नहीं होता है। भाष्यकार ने जहाँ पे इस बात को की अनुमति दी है कि यहाँ पे उत्तर सूत्र से ये अमुक पद पूर्व सूत्र में आएगा, भाष्यकार ने जहाँ इस तरह के मत दिए हैं वहीं होगा, अन्यत्र अपवर्तन नहीं होता है। तो छात्रों, इस तरह से हम देखते हैं कि सकर्मक धातुओं से लकार जो आएगा उसका अर्थ कर्ता और कर्म होगा, और अकर्मक धातु से जब लकार आएगा तो उसका कर्ता और भाव अर्थ होगा। तो चूंकि यहाँ पे भू धातु है, भू धातु अकर्मक है, तो भू प्लस लय का अर्थ हुआ कर्ता और भाव। लय का एक अर्थ और भी हुआ पहले हमने, वर्तमान काल, ये भी लकार का ही अर्थ है। अस्तु।